कल वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, आपको बताया हुआ था कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है। प्रोटीन मैंने आपको ये कहा था कि जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस 5 स्टेप में होती है। पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, इनिशिएशन होता है, इलांगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है, जैसे जनरली आपका रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब क्या, सॉरी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटीन बन गई है इस प्रोटीन को हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है ना। तो मतलब ये जो प्रोटीन बनी हुई है, प्रोटीन बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, ये नेचुरल प्रोटीन बनी हुई है। और इस प्रोटीन को हमें क्या करना है, मेच्योर करना है, मॉडिफाइड करना है, से वो या तो आपका फाइबरस तरीके से बिहेव करे या तो फिर क्या करे, आपका ग्लोब्यूलर तरीके से बिहेव करे, या कह सकते हैं या तो आपका ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन तौर पे बिहेव करे, या फिर क्या हो जाए, आपका फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे बिहेव करे ना। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है, वैसे मैंने कल आपको बताया था ना, तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात करें ना, ये क्या हो जाएगा, आपका 5 स्टेप का। ये 5 स्टेप कौन से थे, मैंने कल आपको बताया था। पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा स्टेप हो जाएगा इनिशिएशन। कल इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था ना। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इलांगेशन ना। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, इलांगेशन हो जाएगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा हो जाएगा, मैंने आपसे कहा ये क्या हो जाएगा हमारा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाएगा। है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना, सब कुछ वॉइस ठीक है ना। अब वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, चलिए ठीक है। ये हम लोगों को आज जो डिटेल में डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना। तो किसको डिस्कस करना है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करना है। तो मैंने आपसे कल बताया हुआ था, ये कहा था कि कोई भी अमीनो एसिड होता है इसको क्या करना है, प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है ना। चाहे हम लोग प्रोकैरियोट की बात कर ले और चाहे हम लोग यूकैरियोट की बात कर ले, भी अमीनो एसिड होती हैं जिनको प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना है। उनको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के बाद हमें उन्हें क्या करना होगा, टीआरएनए पे ट्रांसफर करना होगा। तो एक्टिवेट करेंगे तो हम किससे एक्टिवेट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि भाई अगर हम एक्टिवेट कर रहे हैं तो उन्हें हम एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एटीपी के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, पहली बात। और जब वो अमीनो एसिड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या करेंगे, टीआरएनए पे ट्रांसफर कर देंगे। फिर वो जो टीआरएनए है उस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को कहाँ पर लेके जाएगा, आपका राइबोसोम के पास लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड है ना, ये जो हमारा स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, पहला वाला एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये हमारा जो पहला स्टेप है। ये मैंने आपसे एक बात ये बताया हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं यही चीज आपका प्रोकैरियोट में भी होगा ना। यही चीज आपका प्रोकैरियोट में हम लोग बात करेंगे और यही चीज हम लोग क्या करेंगे, यूकैरियोट में भी बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट में भी जितने अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे और प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट दोनों में जो भी अमीनो एसिड इन्वॉल्व होंगे सबको इसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा ना। मैंने आपसे कहा था कोई भी अमीनो एसिड हो जाए ना, कोई भी, बहुत सिंपल में बताया था ना कि आपका क्या हो जाएगा हमारा, मैंने कहा कि कोई भी अमीनो एसिड हो गया वाइजेड, कोई भी मतलब क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड होगा है ना, जो प्रोटीन की पार्टिसिपेट करेगा, तो स्टैंडर्ड होगा उसको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे एटीपी दे देना होगा ना। क्या दे देना होगा, एटीपी। आता ना आपका क्या हो जाएगा, एटीपी। आज डिटेल में लिखेंगे हम लोग। एटीपी मैंने आपसे कहा कि दो पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एक एएमपी, ये अपने समझने के लिए है ना,
और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा AD, ये क्या हो जाएगा हमारा। तो एक फास्फेट ये हो गया, दो फास्फेट आपका ये हो गया। ये वाला क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करने में काम कर लेगा, करेगा नहीं करेगा ना। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे पीपीआई के फॉर्म में आपके रिलीज हो जाएंगे। कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं ना, और क्या बोल सकते हैं अमीनो एसिड, है ना। तो हम लोग अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रही है सारे अमीनो एसिड में कॉमन होगा, सही बात है ना। उसके बाद फिर क्या होगा भाई, अमीनो एसिड आपकी क्या हो गई है, तो हमने एक्टिवेट कर दिया है, अमीनो एसिड क्या हो गया आपका रेडी हो गया है भाई, चलो ठीक है अब हम तैयार हैं, आपका काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो अपने आप तो जाएगा नहीं, वो कैसे जाएगा आरएनए के साथ। मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास कितने अमीनो एसिड हैं, हमारे पास जो है 20 हैं, कितने हैं 20 अमीनो एसिड हैं। अब ये 20 अमीनो एसिड हैं, इनको कहाँ पे जाना है, राइबोसोम में जाना है भाई, सारे आपके अलग अलग अमीनो एसिड हैं। तो मैंने आपसे कहा कि स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर ही बाइंड करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी अमीनो एसिड टीआरएनए पर बाइंड कर ली, सही बात है ना। तो कह रहे हैं कि अगर भाई 20 अमीनो एसिड को हमें क्या करना है राइबोसोम में लेके जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है मिनिमम हमें कितने चाहिए 20 टीआरएनए चाहिए, सही बात है ना। तो हमें कितना चाहिए टीआरएनए, अगर सबको एक एक लेके जाएगा तभी 20 टीआरएनए हो जाएंगे, लेकिन अगर 20 टीआरएनए ही रहेंगे तो रिस्क हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था इन को ले जाने के लिए 30 और 32 या उससे मोर क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो जाएंगे टीआरएनए होंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड को एक टीआरएनए मिलेगा, सही बात है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होंगे जिनके लिए एक से ज्यादा टीआरएनए भी काम करेगा, बात है नहीं। सारे अमीनो एसिड के लिए तो एक तो टीआरएनए रहेगा ही। अगर हम 32 मान लेते हैं तो हमारे पास क्या हुआ 20 स्टैंडर्ड है, तो 20 टीआरएनए, अभी 12 बच रहा है ना, तो 12 तो होंगे ना जो किसी और अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा जेनेटिक कोड कोड करेंगी, और उसको हम लोग क्या बोले थे डिजेनरेसी। वैसे करके क्या हो जाएगा कि एक अमीनो एसिड को एक टीआरएनए तो लेके जाएगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा टीआरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप में ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हमने कर लिया, और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या कर लेंगे, नहीं करेंगे, ये तो हमारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, मैंने आपको कल कहा था इसको हम किस पे ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम ट्रांसफर टीआरएनए पे ना, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टीआरएनए पे। जब इसको हम टीआरएनए पर ट्रांसफर करेंगे, आपको बताया था हमारा टीआरएनए हो जाएगा, और इस टीआरएनए पे क्या हो जाएगा कि अमीनो एसिड यहाँ पर आकर बाइंड कर लीजिए, है ना। क्या किया आपका बाइंड कर लिया, और इसके पास क्या है आपका ये क्या हो जाएगा आपका एंटीकोडॉन, कल डिटेल मैंने आपको बताया ही था। जब यहाँ पर आप देखो यहाँ पे क्या था आपका सीसीए था ना, यहाँ पे क्या था आपका सीसीए था, और यहाँ पे क्या हुआ आपका अमीनो आकर बाइंड कर गया ना। मैंने आपको एक बात कल आपको बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था, एक बात ये बताया था, जो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है ना, जो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड एक्टिवेटेड, ये दो तरीके से हो सकती है। एक क्या हो जाएगी आपकी क्लास फर्स्ट ना, ये क्या हो जाएगी आपकी क्लास फर्स्ट, दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्लास सेकेंड, सही ना। दो तरीके अमीनो एसिड हो जाती हैं। इसको क्या करना है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है इसको ट्रांसफर कहाँ पे होना है टीआरएनए पे। देखो अल्टीमेटली इसको ट्रांसफर होना है टीआरएनए के 3 प्राइम ओएच पे ही, देखो बस एकदम माइंड फिट कर रख लेना है। तो क्या करना है 3 प्राइम ओएच पे ही ट्रांसफर होना है भाई। हमारा टीआरएनए है तो ये क्या हुआ हमारा, ऐसे करके हुआ हमारा ये 5 प्राइम, और ये क्या हो गया हमारा 3 प्राइम, सही बात है ना। तो ट्रांसफर तो इसको यहीं पे होना है ना, तो इसको यहीं पे होना है, तो अल्टीमेट को ट्रांसफर यहीं पे होना है। तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक मेन बात ये है, सिंपल वे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो मैंने आपसे कहा है कि जो क्लास फर्स्ट होता है सबसे पहले किस पे ट्रांसफर होता है 2 प्राइम ओएच पे ना, कल मैंने बताया था ना, ये सबसे पहले क्या होगा 2 प्राइम ओएच पे ट्रांसफर होगा। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कहाँ पे ट्रांसफर होगा भाई टीआरएनए, तो फिर न्यूक्लियोटाइड का ही बना हुआ है,
न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है तो उसमें भी आपका 2 प्राइम OH और 3 प्राइम OH होगा, है ना। पहले कहाँ होगा 2 प्राइम OH फिर फाइनली कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आपका 3 प्राइम OH, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्लास सेकेंड होता है इसमें क्या होगा, डायरेक्टली ये 3 प्राइम OH में क्या करता है आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा, सही बात है ना। कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड का क्या होता है, अंतर होता है। खैर ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये आपको जानकारी के लिए रखना है। यहाँ पे आपका ये मुझे आपका अल्टीमेट आना 3 प्राइम पे ही है, बट क्या हो जाएगा पहले आपका 2 प्राइम पे आएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 प्राइम। अच्छा एक बात मैंने आपको और बताया था, ये देखो कुछ केस में आपका आता है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ये आपका ये वाला कंसेप्ट बना हुआ है, ये वाला, ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये जो ट्रांसफर हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो, कल बताया था डिटेल में ना, अमीनो एसिड टीआरएनए, है ना, अमीनो एसिड टीआरएनए। भाई यहाँ पे क्या था आपका, अमीनो एसिड था, अब टीआरएनए पे ट्रांसफर हो गया तो क्या बन गया आपका अमीनो एसिड टीआरएनए। और इस इन दोनों स्टेप के लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने कल बताया था, उसका नाम हो जाएगा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, सही बात है नहीं, सिंथेज अमीनो एसिड टीआरएनए क्या हो जाएगा आपका सिंथेज। तो दिक्कत है यहाँ पे, मैंने आपको ये कहा था कि अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरीके टीआरएनए होते हैं, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं जो टीआरएनए पर ट्रांसफर होते हैं, एंजाइम होगा, रहेगा तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज ही। लेकिन क्या होगा, मैंने आपसे कहा जिसे ग्लाइसिन को ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज। अगर लाइसिन को करना है, इसी तरीके से जितने सारे अमीनो एसिड होते हैं, क्या होता है कि अलग अलग सबका अलग अलग क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस हो जाएगा। तो वो जो सबका अलग अलग अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस होता है, वह इस बात को इंश्योर करता है स्पेसिफिक टाइप का जो अमीनो एसिड है वो स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर क्या करे आपका बाइंड करे। लेकिन यहाँ पे जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे 2-3 अमीनो एसिड हैं जिनमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने आपसे कल कहा था ना, मैंने क्या कहा था, जनरली हम सेपरेट कर लेते हैं कि ये है, ये है, ये है ना, हम सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो दो लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हूबहू एक जैसा दिखते हैं, क्या दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं। दो सिस्टर हो गई या दो भाई हो गए, तो उनसे हम उतना नहीं मिले तो हम उतना नहीं जानते हैं, तो दूर से जानते हैं। लेकिन मिलने गए तो पता चला वो नहीं उसका भाई आ गया है ना? मतलब एकदम बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, वहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि अरे यार ये वाला है ये वाला है। तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी तरीके से क्या होता है कि सारे अमीनो एसिड में तो है स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड करेगा, लेकिन 2-3 केसेज ऐसी हैं जिसको हम लोग है ना, तो जो फॉलो तो वही करेंगे पैटर्न, बट थोड़ा सा उसमें हमें टेक्निकली होगा ना। तो जैसे एक आपका आइसोलेशन क्या हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल केस बात कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे उसके बारे में बात, ठीक है। देखो क्या हो रहा है ना कि तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, एक तो ट्रेडिशनल पैटर्न पे आता है, जनरली हो रहा है। एक तो आपके एग्जाम में सीएसआईआर छोड़ दो, ले लो आप, आईसीएमआर ले लो, आईसीआर ले लो, एग्जाम में सेम पैटर्न फॉलो होगा, ऐसे फॉलो होगा। बट सीएसआईआर जो होता है बहुत नोटंकी करता है। सीएसआईआर क्या करता है, वो ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, जो नॉर्मल चीजें चल रही हैं, जो सब कर रहे हैं, जनरली क्या करें उसे नहीं, वो चीज पूछ लेगा जो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हो, वो चीज पूछ लेगा जनरली जिसको जो है अवॉइड कर देते हैं, तो वही पे दे देगा 4 नंबर का। अब वो दे दिया तो आपने भले ही से पढ़ा हुआ बेकार हो गया। ये हमारी पढ़ाई का मतलब तो ये भी है, नॉलेज तो हमें लेना ही है, नॉलेज के साथ साथ हमें सिलेक्शन भी देना है। सिलेक्शन अब थोड़ी ना नॉलेज लेके घूमते रहे सिलेक्शन ही ना हो, नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए हमें वहां तक जाना होगा ना। तो सीएसआईआर चाह रहा है, सीएसआईआर जहां से कलाकारी करता है तो हमें हिट करना होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक तो मैं आपको नॉर्मल केस बताऊंगा, दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगा, जहां से सीएसआईआर पिछले लास्ट टाइम में कई बार क्वेश्चन उठाया हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे बहुत सारी दुनिया जाओगे, बहुत सारे लोग उनका इनका ये नाम है इस तरीके से दिखते हैं, हमें अगर मिलने जाना है तो हम क्या करेंगे, उसका नाम एड्रेस और इस तरीके के दिखते हैं, तो जाके मिल लेंगे वो 100 लोगों के बीच में होंगे तभी उनको पहचान लेंगे, अच्छा तुम ही हो, सही बात है नहीं। लेकिन क्या वो तो नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे दो लोग एक जैसे दिखने लगे, जहाँ पे दो लोग एक जैसे दिखने लगेंगे फिर वो केस एक्सेप्शनल बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या,
वो नॉर्मल केस नहीं हो जाएगी, वो एक्सेप्शनल हो जाएगी। फिर वहां पे आपको कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा वो पहचानने के लिए। ये बात है नहीं? ऐसे केस ऐसे क्या होता है, यहाँ भी हो जाता है। सारे मैंने आपसे क्या कहा कि स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर ही बाइंड करता है और उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का टीआरएनए सिंथेसाइज होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसी होती हैं जो एकदम बिल्कुल मिलती जुलती प्रोसेस होती है, वहां पे क्या होता है हमें टेक्निकली, तो खैर पहले नॉर्मल लोग बात करेंगे और बाद में फिर हम क्या करेंगे जो टेक्निकल बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आज के टाइम में ज्यादातर वहीं से आ रहा है ना, अभी जैसे ये हो जा रहा है, फिर 22 तारीख के बाद हम क्या करेंगे आपको सॉल्व, 2 घंटा हम पढ़ेंगे पर डे, क्या करेंगे 20 मिनट पर डे वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसे पढ़ा रहे हैं साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, होगा आपको और कॉन्फिडेंस आता जाएगा ना। तो ठीक है, चले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल केस देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज अटैच द करेक्ट अमीनो एसिड टू देयर टीआरएनए। कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात भी की ना। तो अमीनो एसिड टीआरएनए जो सिंथेटेज एंजाइम होती है वो अटैच कराती है स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड को कहाँ पे, आपका टीआरएनए पे। और मैंने एक बात और आपको बताया था, एक तो पहले प्रयास ये करेगी स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर ही बाइंड करेगी, पहला तो प्रयास उसका यही रहेगा। दूसरा मैंने कहा कि अगर किसी रीजन की वजह से कोई गलत अमीनो एसिड दूसरे टीआरएनए पर अगर बाइंड हो गई है, क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कराएगा और कट करवाएगा, मतलब जो अमीनो एसिड टीआरएनए पर बाइंड हुआ है वहां से क्या करेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएगा, कट करके क्या करेगा, बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद क्या करेगा, उसका जो करेक्ट वाला होगा उसको लाकर क्या करेगा, बाइंड कराएगा। मतलब पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस की, कि स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड स्पेसिफिक टाइप के टीआरएनए पर बाइंड करे। सही बात है ना। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यही कहानी है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मार्क करूंगा उसको आपको लिख भी लेना है ना, कहानी तो आप पढ़ ही लिए हो। ऐसे तो आपको ठीक है, अभी तो याद हो रहा है, बाद में भूल जाओगे आप ना। फिर कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने आपसे कहा कि जब हम लोग रेप्लिकेशन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, साइटोसोल में हो रही है। सही बात है, मैंने आपको बताई है। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रीफाई द 20 अमीनो एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्ट्रीफाई। एक बात बताओ मुझे, जब टीआरएनए पे अमीनो एसिड बाइंड करेगा, टीआरएनए पे जब अमीनो एसिड बाइंड करेगा तो कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा ना, बिना बॉन्ड के तो काम नहीं करेगा ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ये जो है ध्यान देने वाली बात है। तो ये आपका ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज स्टिफाई द 20 अमीनो एसिड ना टू देयर करेस्पॉन्डिंग टीआरएनए। सही बात है, कोई दिक्कत, क्या करेगा, जो 20 अमीनो एसिड होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग, मतलब उनकी जो स्पेसिफिक टाइप का आपका टीआरएनए होता है उस पर क्या करेंगे, बाइंड कराएंगे और उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। सही बात है, कोई दिक्कत। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईच एंजाइम की बात हो रही है, मतलब सबके लिए अलग अलग होगी, है ना, जो मैंने आपको बोला हुई बात है। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर वन अमीनो एसिड। सही बात है। कह रहे हैं कि एक अमीनो एसिड जो होती है, सॉरी, एक एंजाइम जो होती है एक अमीनो एसिड के क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, एंड वन आर मोर करस्पॉन्डिंग टीआरएनए। सही बात है। मैंने अभी आपको क्या कहा, 20 अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 32। तो हमारे पास 30 से 32 है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी अमीनो एसिड हो जो 2 टीआरएनए पर बाइंड कर रही हो, कल हाइपोथेसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक अमीनो एसिड, मान लो अमीनो एसिड है एक है,
के लिए तो टीआरएन सिंथेटेज तो एक ही होगा ना, टीआरएनए एक से ज्यादा भी हो सकता है, सही बात है ना। तो कह रहे हैं कि each enzyme is specific for one amino acid or more than one corresponding tRNA। सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं किताब ही पढ़ नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी वही लिखा हुआ है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्गेनिक, देखो मैं दो बात बोला हूँ, एक मैं कह ऐसा इस बात को बोलता हूँ कि दो चीज मैं लगातार बोलता हूँ, या तो मैं कभी मोस्ट बोलूंगा या फिर मैं ऑल बोलूंगा। अगर मोस्ट बोल रहा हूँ तो मतलब ज्यादातर, ज्यादातर चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन कुछ चीजें एक्सेप्शनल। और ऑल की अगर हम बात करें तो मतलब फिर क्या हो जाएगा, फिर पूरा पूरा ऐसा है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज करें, मोस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब ज्यादातर आर्गेनिज्म होते हैं हैव वन अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, सही बात है ना। ज्यादातर क्या होते हैं उनमें क्या होता है, एक ही आपका क्या हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होगा फॉर ईच अमीनो एसिड, प्रत्येक अमीनो एसिड के क्या होगा, एक अमीनो एसिड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होगा। ये ज्यादातर केस होता है, बात कब से बोल रहा हूँ ना, कल से ही बोल रहा हूँ। फॉर अमीनो फॉर अमीनो एसिड विद 2 or more corresponding tRNA the same enzyme usually amino acylated all of them। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा ये कह रहे हैं, अमीनो एसिड होगा, ये क्या होगा आपका एक अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होगा, और ज्यादातर केस में क्या होगा, एक ही टीआरएनए होगा, लेकिन हो सकता है कुछ केस में क्या हो जाए, एक से ज्यादा आपका टीआरएनए काम, ये बात है ना। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ तक क्या है ना, बात देखिए फिर कह रहे हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज ऑफ ई कोलाई हैव बीन डिटरमाइंड, सही बात है। कह रहे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज ऑफ ई कोलाई हैव बीन डिटरमाइंड, सही है। सबके लिए क्या होता है आपका अलग अलग होगा, तो डिटरमाइन होगा ही। यहाँ तक बात हो गई। अब जो है एक काम करिए, पहले इतना आप लोग ले लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ तक, अब उसके बाद हम लोग जो है आगे की बात करें। आप लोग भी लिखिए भाई, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप, स्टेज फर्स्ट, क्या डालेंगे, स्टेज फर्स्ट। और क्या लिखेंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज अटैच द करेक्ट अमीनो एसिड देयर टीआरएनए। इस हेडिंग का ही बड़ा मतलब है ना, अगर आप इस हेडिंग को समझ जाएंगे तभी आप समझ जाएंगे एक्चुअली में कहना क्या चाहता है ना। तो इतना कर लीजिए, इतना आप पहले लिख लीजिए। देखो इसमें कोई ऐसी नई चीज तो है नहीं, जो मैं बोला हूँ वही चीज लिखा गया है यहाँ पे।
आज हम लोग जो फर्स्ट स्टेप है इसको कंप्लीट। और इस स्टेप से ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार। पाउलेट आई होती हो गया भाई। तो ये इतनी चीजें आपकी हो गई। अब कुछ पॉइंट है हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। तो फिर वो जो डायग्राम है फिर उसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए। बाईस तारीख के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि आपको कम से कम 5-10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करवाएं। पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। हो गया भाई। आप लोगों का भी हो गया है। सबका हो गया है ना, रिस्पॉन्स कर दो भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब मैंने आपके कहा था कि दो क्लासेज होती हैं, कल बताया था, आज भी बताया मैंने, क्लास फर्स्ट और क्या हो जाएगा आपका क्लास सेकंड, है ना। तो अब ये नहीं अपने याद नहीं करना है कि क्लास फर्स्ट में कौन सा होता है, क्लास सेकंड में कौन होता है, कहाँ ढूंढना है ना। तो कह रहे हैं कि दिस रिएक्शन कैटलाइज बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन कैटलाइज बाई एन अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेज इज, है ना। कह रहे हैं कि क्या होगा, अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए प्लस एटीपी एक साथ में ही दे दिए हैं सब। हमने आपको आपको पॉइंट पॉइंट बता दिया है अलग अलग करके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोफैक्टर लग जाएगा Mg2+। क्यों, किसके लिए लगेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज के लिए। फिर क्या बन जाएगा आपका अमीनो एसिड टीआरएनए बन जाएगा, प्लस एएमपी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, पीपीआई आपका हो जाएगा। ये बात है ना। जल्दी बना लो यहाँ पे, इस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एन अमीनो टीआरएनए सिंथेटेज, और ये पूरी लाइन लिख दो।
गया? तो मैंने आपसे कहा था कि इसको हम 2 स्टेप में बात किए थे ना। एक में पहले क्या किया था, अमीनो एसिड, और उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया था एटीपी से। तो एटीपी है जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो भाई अगर एटीपी है तो उसके पास क्या होगा, फास्फेट है, और क्या है आपका, शुगर है और बेस है। मैंने आपसे कहा था जो रिएक्शन हुआ था अमीनो एसिड के साथ, तो किसके साथ हुआ था, शुगर और अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हुआ था। कल वो बात किए थे, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वही बात दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, दिस रिएक्शन ऑकर इन 2 स्टेप। रिएक्शन क्या होगी, 2 स्टेप में होगी, सही बात है ना। इन द एंजाइम्स एक्टिव साइट, सही बात ना। इन फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एन एंजाइम बाउंड इंटरमीडिएट अमीनो एसिल एडिनिलेट ना इज फॉर्म्ड, सही बात है ना। जब अमीनो एसिड को एटीपी से एक्टिवेट किया जाएगा तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बनेगा, उसे हम लोग और क्या बोलेंगे, अमीनो एसिल एडिनिलेट, और या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एएमपी, सही बात है ना, इज फॉर्म, सही बात है ना। तो पहला स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप में आपका अमीनो एसिड को हम लोगों ने क्या किया, एटीपी से एक्टिवेट किया, क्या बन गया हमारा, हमारा बन गया आपका अमीनो एसिल ना। तो अमीनो, चाहे हम इसे बोल दें अमीनो एसिड एडिनिलेट बोल दें, ठीक, और चाहे हम लोग बोल दें अमीनो एसिल एएमपी बोल दें, सही बात है, ये मैंने आपको बताया। ये क्या हो गया हमारा, बन गया। फिर सेकंड स्टेप आ जाएगा, इन द सेकंड स्टेप, अब क्योंकि ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया है, अब ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे आपका टीआरएनए पे। तो टीआरएनए के 3 प्राइम ओएच पे ट्रांसफर होगा ना। तो टीआरएनए के 3 प्राइम ओएच पे ट्रांसफर होगा, 3 प्राइम ओएच पे क्या है, ओएच है, उसमें क्या होगा आपका अमीनो एसिड ट्रांसफर होगा, नहीं होगा क्या। तो क्या हो जाएगा फिर, द अमीनो एसिल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंजाइम बाउंड अमीनो एसिल एएमपी टू इस करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक टीआरएनए, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर क्या हो जाए, द कोर्स ऑफ दिस सेकेंड स्टेप डिपेंड ऑन द क्लासेज टू व्हिच द एंजाइम बिलोंग्स। मैंने आपसे कहा कि ये टीआरएनए के 2 प्राइम ओएच पे ट्रांसफर होगा पहले, ये टीआरएनए के 3 प्राइम ओएच पे डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। ये डिपेंड करेगा किस पे, 2 क्लास पे। एक क्लास फर्स्ट आपका हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लास सेकंड हो जाएगा। तो क्लास फर्स्ट अमीनो एसिड के लिए क्या हो जाएगा, क्लास फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और क्लास सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, क्लास सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। मैंने आपसे कहा क्लास फर्स्ट में क्या होगा, पहले 2 प्राइम पे OH होगा, और फिर फाइनली कहाँ पे होगा आपका 3 प्राइम OH भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में डायरेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा, 3 प्राइम OH पर चला जाएगा। है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्लास टू व्हिच द एंजाइम बिलोंग्स ना, करेक्ट, 2A एंड 2B, ठीक है। द रिजल्टिंग ईस्टर लिंकेज, मैंने आपसे कहा ना कि जब अमीनो एसिड टीआरएनए पर ट्रांसफर होगी, के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। अभी मैं पीछे भी बताया, यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ। तो मतलब अगर जब हाइड्रोलिसिस करता है, मैंने क्या बोला कि अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एक काम और करता है कि अगर गलत अमीनो एसिड आकर बाइंड हो गया है तो क्या करेगा, उस ईस्टर बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, ईस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करेगा, गलत वाले को हटाएगा और नए वाले को क्या करेगा, लाकर जोड़, ये बात है नहीं। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन द व्हिच एंजाइम इज बिलोंग, ठीक है। तो द रिजल्टिंग ईस्टर लिंकेज बिटवीन द अमीनो एसिड, ईस्टर लिंकेज किनके बीच बनेगा, अमीनो एसिड एंड द टीआरएनए, स्वाभाविक सी बात है, उन्हीं के बीच में क्या बन जाएगा आपका, ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। हैज अ हाईली नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस। इस जब ये बॉन्ड बनेगा, कौन सा, अमीनो एसिड जब टीआरएनए पर आकर बाइंड करेगा तो क्या होगा, हाईली नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी ना, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा जी। अभी कभी ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसको माइंड में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू -20 किलो जूल पर मोल, पर मोल ना। द पायरोफॉस्फेट फॉर्म द एक्टिवेशन रिएक्शन अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉस्फेट बाय द इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, सही बात है। क्या होगा, जो आपके एडीपी था वो क्या हो जाएगा आपका पीपीआई के फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा आपका रिलीज हो जाएगा ना। 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड आर
अल्टीमेटली एक्सपेंडेड टू ईच अमीनो एसिड, यहाँ तो छोड़ो, यहाँ पे जानते हैं, बस इतना देखिए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, चलो ठीक, हाँ यहाँ पे ये रहे, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेशन इज इरिवर्सिबल, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये जो है जो आपका एक बार रिएक्शन हो गया है, अब ये क्या हो गया आपका, इरिवर्सिबल हो गया है, मतलब एक बार बन गया तो फिर क्या हो गया आपका, बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाली बात हो गई। अब इतना क्या करिए आप लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्शन वाला प्रोसेस है उसको करते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से ना, बस ये कि मैंने बोला हुआ है, यहाँ पे क्या करना है आपको लिखना है। लिखवा इसलिए रहा हूँ कि आप जब अच्छे से एक साइड आपका रिएक्शन भी रहेगा और उसका पॉइंट पॉइंट में कॉन्सेप्ट भी रहेगा, लिखा भी रहेगा, तो जब भी आप अपना नोट्स पलटोगे आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी ना। नहीं तो अभी पढ़ रहे हो फिर 10 दिन बाद क्या हो गया, भूल जाओगे, अब पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। ये थ्योरी से बहुत परेशान नहीं होना है ना, सारा चीज आप स्टेप स्टेप पढ़ चुके हो, जो रिएक्शंस हैं या जो स्टेप है सारी चीजें वही है, बस यहाँ पे लैंग्वेज दे दिया गया है ना, कोई याद करने की जरूरत तो है नहीं। बस ये रहेगा कि आप पूरी रिएक्शन लिखे हो, फिर उसी के बेस पे यहाँ पे पूरा लिखा गया है, तो एक बार पढ़ लोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा।
बस इतना ही लिखना था, ज़्यादा नहीं लिखना, हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन के स्टेप लिख लेंगे ना, पॉइंट पॉइंट करके। देखो जब इस तरीके से आप लिखे रहोगे तो ये क्या होगा, आपको लाइफ टाइम काम देगा। अगर किसी को एमएससी का भी एग्जाम देना होगा, वो भी क्या कर सकता है, लिख सकता है ना, बना के लिख सकता है। पढ़ाना होगा तो कल आके आप जो है बढ़िया अपना नोट्स उठाओ और वही नोट्स से अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन वाले भी भाई अब लोग बता दिया करिए, कहीं कुछ छूटा करे तो है, मैसेज कर दिया करिए। कहीं कोई दिक्कत हुआ करे, कुछ छूटा करे तो मैसेज कर दिया करिए। आप लोगों पे स्पेशल ध्यान रहता है। हाँ मैसेज करते रहा करिए। आप लोग तो मैसेज से ही बता पाओगे ना, कोई दिक्कत होगी तो। ऐसा मत सोचा करिए कि सिर्फ ऑफलाइन वालों को ही ध्यान दे रहे हैं। क्या, चलिए, यहाँ तक बात हो गई है कि आपका हो गया ना, अब तो लिख ही लिए हो, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने आपको बताया था ना कल ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएगा 2 क्लासेज ऑफ अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेज। ये हमारा क्लास फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका क्लास सेकंड हो जाएगा। इसको रट्टा मारने की जरूरत तो है नहीं, है क्या। आपको मैंने कल एक बात और बताया था ना, प्रूफ रीडिंग बाई अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेज, मैंने आपको बताया था ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो क्या होता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है किसकी, आपकी अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटेज की। तो क्या एक्टिविटी होगी, पहला काम क्या करेगा, ये करेक्ट अमीनो एसिड को करेक्ट टीआरएनए पर ही बाइंड कराएगा। पहली प्रायोरिटी इसकी ये होगी। इन केस अगर कोई इनकरेक्ट अमीनो एसिड किसी दूसरे टीआरएन पर बाइंड हो गया है, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन जो ईस्टर बॉन्ड है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद उसे बाहर निकालेगा, और जो उसका करेक्ट वाला होगा उसको लाके वहां पर ज्वाइन करवा देगा। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग। बहुत बार पूछा गया है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, कह रहे हैं कि टीआरएन, ये क्या हो जाएगा, इट एक्टिवेट एन अमीनो एसिड फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इट इंश्योर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इंश्योर अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ द अमीनो एसिड इन अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, है ना। ये इंश्योर करता है कि भाई जो है जो 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 अमीनो एसिड आना है वही आए, कोई दूसरा आपका ना आए, ठीक है। तो अब इसमें कुछ आपको थ्योरी मत लिखिएगा, समझ तो आप गए ही हैं। इसमें आपको बस इतना लिख लेना है, एक नोट लिख लेना है, प्रूफ रीडिंग बाई अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस ना। देखो जो स्टैंडर्ड बुक होती है, अच्छी बुकें होती है ना, उनकी जो हेडिंग होती है वही बहुत कुछ कह देती है। आपको पता ही है क्या होता है प्रूफ रीडिंग में। तो ये बस एक नोट लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, प्रूफ रीडिंग बाई अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। और क्या प्रूफ रीड करता है आपको ऑलरेडी पता है।
हो गया है ना? अब देखो एक मैं आपको बताने जा रहा था जो आपको मैं बोला था, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, और इसको आप क्या करिएगा, मार्क करिएगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक बात ये कहा था कि स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड होगा, वो स्पेसिफिक टाइप के टीआरएन पर बाइंड करेगा, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड टीआरएनए सीधे लगेगा। क्या कहा कि ज्यादातर केस में क्या होता है, ज्यादातर केस में ये होता है, अगर हमें किसी से मिलने जाना है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ मिलना चाहता है, और दिखता कैसे है, सही बात है ना, और वो 100 लोगों के बीच में होगा तभी हम उसको क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, भाई यही है, सही बात है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दो सिस्टर हो गई या दो भाई हो गए, तो सिस्टर और भाई एक जैसे दिखेंगे, ये दूसरा कोई दूर का नहीं दिखेगा जैसा, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल एक ही जैसा दिखने लगता है, एक ही होता तो एक नहीं है, लेकिन होंगे दो, लेकिन एक ही जैसे दिखने लगेंगे, एकदम क्लोज दिखेगी ना कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे ही करके है। हमने देखा तो वहां तो ऐसे था कि सीरियस नहीं देखा था, यहाँ पर आने के बाद हम कंफ्यूज हो गए। वहां पे क्या होता है, उनको पहचानने के लिए टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे करके मैंने कहा स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड होगा, स्पेसिफिक टाइप के टीआरएन पर बाइंड करेगा, स्पेसिफिक साइड का क्या हो जाएगा आपका अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेटिक लगेगा। लेकिन कुछ केसेज ऐसी होती हैं, एक दो केसेज तीन केसेज, जो आपको अलग तरीके से यहाँ पे इनको लिए काम करना पड़ता है, और सीएसआईआर वहीं से क्वेश्चन उठा ले रहा है। ठीक है, मैंने कहा एक ट्रेडिशनल पैटर्न होगा जो चला आ रहा है, और एक क्या होगा, एक्सेप्शनल केसेज होंगी। जो चला आ रहा है वो सब पूछ रहे हैं, तो एक्सेप्शनल केसेज हैं या जो टेक्निकल केसेज है वो कौन पूछता है, सीएसआईआर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़िए आप देखिए, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, देखो जितना मैं आज बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं बताया हूँ, सही बात है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या होना, डिस्क्रिमिनेट करना, है ना, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिमिलर अमीनो एसिड। ये कहाँ प्रॉब्लम होती है, जब दो सिमिलर अमीनो एसिड होती हैं। भाई हमें किसी को डिस्क्रिमिनेशन करने में, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, सिमिलर होंगे। और जब दोनों अलग अलग ही हैं तो क्या ही उसमें परेशान होना है, फिर तो हो ही जाएगा आराम से। तो डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे दो सिमिलर चीजें होंगी। तो जैसे दो सिमिलर अमीनो एसिड है, मतलब है एक ही जैसी, कुछ तो अंतर होगा ही उसमें, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके लिखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू सिमिलर अमीनो एसिड ना सबस्ट्रेट हैज बीन स्टडीज इन डिटेल, डिटेल इन केस ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस, के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, विथ डिस्टिंग्विशेस बिटवीन वैलिन एंड, देखो आओ क्या हो जाएगा, आइसोलेशन। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वैलिन और आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, वैलिन एंड आइसोलेशन, अमीनो एसिड दैट डिफर बाय ओनली अ सिंगल मेथिलीन ग्रुप। समझ रहे ना, कह रहे हैं कि दो अमीनो एसिड हैं, उसका नाम क्या है, वैलिन और आइसोलेशन। क्या नाम है, वैलिन और आइसोलेशन। ये जो वैलिन और आइसोलेशन है ना, बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा दिखती है, बस अंतर क्या है उनका, इनका मिथाइलिन ग्रुप का ना, जो मिथाइलिन ग्रुप है सिर्फ इन्हीं के बेस पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके अमीनो एसिड जो हैं आपके वेरिएशन शो करेंगी, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, सब सेम शो करेंगी। और ये चीज जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। अब आप सोचिए, बड़ी किताब है, इतने सारे हजारों पेज हैं, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना कुछ लिखा गया है, एक एक चैप्टर में 200-300 पेज हैं, 100 पेज हैं। अब उसमें से भी उस उस किस पेज की कौन सी लाइन से एसआईआर उठाएगा, है ना। तो समुद्र है, समुद्र में कहां से आपको मोती निकलेगी ये आपको पहचानना है ना। पूरा समुद्र घूमे घूमते ही रह जाएंगे, कहां से निकलेगा। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी किताब है, इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे चीजें लिखी गई हैं, अब उसमें से
CSIR जो आजकल उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है? इतनी लाइन से उठा रहा है। कहाँ से? इतनी दूर से, इतनी दूर से जो है आपका बार क्वेश्चन उठाया होगा, कम से कम 4 बार, ज़्यादा ही। समझ रहे बात को? मतलब यहाँ से उठाया हुआ, सोचने वाली बात है। अब ढूंढते रह जाओ आप, जिसको नहीं एक्सपीरियंस है हो गया काम, कहानी खत्म। तो ये चीज़ होता है ना, एक्सपीरियंस होता है ना। अब मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम ही है, मैं लगातार काम यही कर रहा हूँ। तो कई बार देखो ये चीज़ तो कहा जाता है कि CSIR एक ऐसी चीज़ होती है ना, CSIR और सिविल, CSIR और सिविल ऐसी चीज़ होती है जो एक्सपर्ट को मांगती है, हाईली एक्सपर्ट को मांगती है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर को मांगती है ना। आप से आज के टाइम में क्या है ना कि एक ट्रेंड चल गया है ना कि अरे ठीक है यूट्यूब पे तो सारी वीडियो में पढ़ लेंगे, ये चीज़ है यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, पढ़ तो लोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप, या फिर बहुत सारे नए नए टीचर निकल रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी नया टीचर आएगा तो स्टार्टिंग में वो प्रभाव तो नहीं डालेगा, 5 साल 4 साल जब मेहनत करेगा तब जाके वो एक्सपीरियंस आ पाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है तो कोई शक और डाउट वाली तो बात ही नहीं। अब वो एक्सपीरियंस मायने कहाँ रखता है? एक्सपीरियंस मायने कहाँ रखता है? एक्सपीरियंस मायने रखता है यहाँ पे, सब तो सब करा ही रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ मायने रखेगा? इस वाली लाइन को आपको मार्क, या यही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आता है और यहीं से आएगा। और जाके आपकी किताब में देख लो ये चीज़ें जो मार्क की ना। तो ये अपने लोगों में, मतलब कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं अपनी, बट ये है ना कि सालों साल से काम किया गया है तो चीज़ें हर एक चैप्टर में पता रहती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बस ये है कि सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू समझ पाता है नहीं पाता है, वो अलग मैटर है ना। ये बहुत सारे लोग हैं नहीं वैल्यू समझ पाए, तो आप देखिएगा 6 महीना बाद आपको फिर देखिएगा, उसके बाद जितने लोग हैं ना ये हो रहे हैं, 6 महीना बाद उसे फिर मिलिएगा। बस इतनी बात मैं कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। अगर मैं आपको इतनी टेक्निकल चीज़ें इजी बता रहा हूँ, इतने सही ढंग से आपको पढ़ा रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें आपको मार्क करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, वो भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, कि आपकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, बार बार क्या करिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करवाऊंगा और आप भी क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता हूँ, ये तो क्वेश्चन ही करवाते रह जाएं, देखिए काम कर पाएंगे ना, तो पढ़ाई दें। अब CSIR सिलेबस कितना होता है आपको भी पता है, एक एक लाइन में घंटा घंटा बोलना पड़ जाता है, हम तो एक एक लाइन में घंटा घंटा बोल सकते हैं। पढ़ाना भी तो है हमें, तो आप भी सॉल्व करिए हम भी सॉल्व करें, तब चीज़ें अच्छी हो पाएगी। बस इतने ही रखिए, ईमानदारी अपने पास रखिए, हमें भी करना है, हमें सिलेक्शन ले लेना है। जब सिलेक्शन आप ले लोगे तभी मेरी वैल्यू है, तो आप सिलेक्शन नहीं पाओगे तभी मेरी वैल्यू नहीं है। मैं कितना अच्छा बता दूँ, मेरे को बता दूँ भाई आइसोलिसिन और बैलिन में बस एक मिथिल ग्रुप का अंतर होता है, इसलिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको तो अच्छे ही बता रहा हूँ ना, अगर आप सिलेक्शन नहीं पाओगे तो कोई मतलब है कि निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। तो तब निकलेगा जब आप उसको सिलेक्शन पाओगे। मैं वही बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बात समझ में आ गया ना। मैंने कहा मोस्ट ऑफ केस में ठीक होता है, सबको ठीक होता है, लेकिन कुछ केसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे क्या होता है, जो सिमिलर टाइप की चीजें होती हैं वहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है ना। तो नोट करिए और नोट करके पहले ये लाइन लिख लीजिए, ठीक है। अब CSIR जब आपका क्वेश्चन उठाएगा तो किस सोर्स से उठाएगा, किसी इंडियन बुक से उठाएगा नहीं उठाएगा ना। किससे उठाएगा, चैलेंजर से उठाएगा, ऊपर से उठाएगा, कार्ब से उठाएगा, है ना, ऊपर से आओ जो अच्छी अच्छी बुकें हैं उनसे उठाएगा। अब पता चले कि बस लेके 4 नोट्स PDF रट्टे मारे पड़े हुए हैं, आ गया तो आ गया, नहीं
हो गया? अब इसका क्या करिए आप, आइसबेलिन है और ये क्या हो जाएगा आपका आइसोल्यूसिन। सब कुछ सेम है ना, बस ये है कि मिथिल ग्रुप। क्या? अब इसको आप बना लीजिए एक बार ना, बनाओगे? बनाओगे, बना लोगे तो काम देगा आपको, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, जूम कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको समझे तो ही हो हर चीज, हर चीज तो आप समझे ही हो ना। तो समझाई थी सारी चीजें।
हो गया। चले आगे। तो ये तो आपको क्लियर है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एटीपी, इसके क्या हो जाएंगे 3 फास्फेट, और इधर क्या हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीपीआई निकल जाएगी। जो अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है यही सब तो लिखा है, जो आपने ऊपर थ्योरी लिखा हुआ है यही तो लिखा हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पीपीआई निकल जाएगा। अब रिएक्शन किनके बीच में हो गई, तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ऑफ अमीनो एसिड अटैक अल्फा फास्फेट ऑफ द एटीपी फार्मिंग 5 प्राइम अमीनो एसिड एडिनिलेट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपको पता ही है। फिर आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, 5 प्राइम अमीनो एसिड एडिनिलेट, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे दूसरे तरीके से अमीनो एसिड एएमपी बोल देंगे। ये आपका हो ही जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, इतना बन गया है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 क्लास हो जाएगी, मैंने आपको बताया, एक क्लास फर्स्ट और दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्लास सेकेंड, है ना। आओ। हो गया।
और ऊपर कर देना। यहाँ पे देखो क्या लग गया है, क्लास फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, और यहाँ पे क्या लग गया है आपका, काम नहीं कर रही हो आप, बनाइए एक बार। हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपका नुकसान होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, आपको लग रहा है घर जाके कर लेंगे, पर वही करोगे तो घबराएगा आपका ही ना। चले, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा ना। एक्टिवेशन आप अमीनो एसिड वाला कॉन्सेप्ट है, वो क्या हो जाएगा यहाँ से आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक चीज हम लोग जो डिटेल में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, जो भी आइसोलिसिन और वेलिन वाला केस है ना। हो गया ना ऊपर वाला, नहीं हुआ है, हो गया है ना। छूट गया है क्या, ऐसे ले रही हो ना, सब छूट जाएगा, आधा 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 छूट जाएगा, हम देंगे भेजेंगे नहीं। हाँ, लग रहा होगा कि इतनी खतरनाक मैकेनिज्म में भेज देना ना, अच्छे अच्छे लोग बता देंगे तो बताना हमें कि हो क्या रहा है इसमें। क्या, तो ये हमारा जो पहला स्टेप था ना, फर्स्ट फेज, वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस पढ़ना है, इसके बाद फिर हम लोगों को एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी सेकंड स्टेप नहीं आएगा। अभी इसमें फॉर्मल ग्रुप हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, फॉर्मल ग्रुप ऐड करना है। और फॉर्मल ग्रुप को क्यों ऐड करना है, ये भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
यही लेनिंजर है, तो अच्छी खासियत यही है। लेनिंजर आपको पढ़ना सीख गए ना, आपको मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ये यहाँ पे हो ही गया था, फिर उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर यहीं पे आ जाएगा ना, और ये वाला तो ऑलरेडी आया ही था। एक चीज इसमें याद कर लेना ना थोड़ा सा, जो मैंने आपको बताया बैलिन और आइसोलिसिन, ये क्लास फर्स्ट में आएगा या क्लास सेकंड में आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ उसमें ये नहीं याद करना है, क्योंकि पूरा अमीनो एसिड याद करने कोई मतलब नहीं है। हो गया। देखो ये किस में आया हुआ है, ये आया है वैलिन है, और ये क्या है आपका आइसोल्यूशन है ना। ये वैलिन है और ये क्या हो जाएगा आपका आइसोल्यूशन हो जाएगा, और किस में आ जाएगा आपका, ये क्लास फर्स्ट में आ जाएगा। सही बात है ना, ये क्लास फर्स्ट में, तो वैलिन और क्या हो गया आपका आइसोलेशन। तो वैलिन और आइसोलेशन क्या है, दोनों सेम ही है, बस अंतर क्या है उनमें, एक मिथिल ग्रुप का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ना। तो ये यहाँ पे जो लिखा है यही चीज पूरा लिखा गया है ना, कि एमिनो एसिटिलेशन ऑफ टीआरएनए बाय अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। नीचे हेडिंग लिख लीजिए, पूरा डायग्राम लिखा है ना, तो नीचे फिगर में लिख लीजिएगा एफआईजी करके लिख लीजिए आप, एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए बाय अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। बस इसे नहीं, इस सब में लिखना है, तो सब लिख ही लिए हो ऑलरेडी ऊपर। मतलब इतना जो डायग्राम बनाया है, डायग्राम है किसका, ये भी पता होना चाहिए ना आपको। ये अब आपका हो गया है, एक एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको बताया वैलिन और आइसोलेशन वाला, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें क्या हमें ऐड करना है, फॉर्मल ग्रुप को ऐड करना है। और फॉर्मल ग्रुप को ऐड करके अब हम क्या करेंगे, पूरी हमारी अब जो है अमीनो एसिड और टीआरएनए रेडी हो गया है ना। अमीनो एसिड टीआरएनए रेडी हो गया है, उसमें हम फार्मल ग्रुप ऐड करेंगे। तो फार्मल ग्रुप क्यों ऐड करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर हम इसको लेके कहाँ पे जाएंगे अब, राइबोसोम के पास, और क्या स्टार्ट कराएंगे हम लोग, इनिशिएशन, ठीक है। फाइनली हमारा जो डायग्राम बनेगा ऐसे करके बन जाएगा ना, देखो ऐसे करके बन जाएगा, है ना, हमारा डायग्राम हो गया है। फाइनली ये बन जाएगा ना, है ना, जो भी आपने बनाया हुआ है तो वही तो है ये ना आपका। ये तो इसके बारे में कल हम लोग बात किए ही थे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, फास्फेट हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे, अब देखो ये पे और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो टीआरएनए के साथ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH ग्रुप होगा, होगा नहीं OH ग्रुप, ये आपका OH ग्रुप हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, ये फास्फेट हो जाएगा, OH और फास्फेट। और आपको याद नहीं है, हम लोग जो है OH और फास्फेट के बीच में जब हम लोग बॉन्ड बनाए थे, कहाँ बनाए थे, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे ना, तो क्या बना था आपका ईस्टर बॉन्ड ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तो इसका फास्फेट, देखो यहाँ पे क्या हो गया है, क्या ये फास्फेट हो जाएगा इसका, भाई ये हमारा एटीपी वाला पोर्शन था ना, एमपी बन गया, ये एमपी है, एमपी है ना ये। इसके साथ यहाँ पे क्या लग गया है आपका, तो मतलब अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, एएमपी के कहाँ पे आपका 3 प्राइम OH पे, एक तो रिएक्शन आपका यहाँ पे हुआ है। दूसरा क्या हुआ है, फिर ये इसका जो फास्फेट है वो इसके साथ अटैक किया हुआ है आपका OH के साथ, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा आपका ईस्टर बॉन्ड, है ना। तो ये डायग्राम वही है, मतलब हमने अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, आपका फाइनली जो रिजल्ट आया है वो ये रिजल्ट आया है। अब ठीक है, अब ये जो है ध्यान रखिएगा,
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने मिथियोनिन ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे हमने मिथियोनिन ले लिया, ये अमीनो एसिड हमारी क्या हो गई, मिथियोनिन। तो पहला अमीनो एसिड हमारा मिथियोनिन ही जाएगा ना, पहला क्या जाएगा, पहला मिथियोनिन ही जाएगा। तो मिथियोनिन को कहाँ पे जाना है, इनिशिएशन कोडान पे। तो मिथियोनिन को इनिशिएशन कोडान पे जाना है। तो मैंने आपसे कहा ना कि प्रॉब्लम किसको आती है, जो पहली बार जाता है। एक चला गया पीछे वाले को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब एक बार पता चल गया कि इनिशिएशन कोडान है कहाँ पे, तो पीछे वालों क्या समस्या है, पीछे वाले तो आ ही जाएंगे। तो ये आपका अमीनो ग्रुप बचा हुआ है ना, ये अमीनो ग्रुप। तो इस अमीनो ग्रुप पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रुप ऐड करेंगे। इसमें प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं। तो प्रोकैरियोट में हम क्या करेंगे, फॉर्मल ग्रुप ऐड करेंगे। तो इस पूरे अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा एन फॉर्मिल मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए। नाम देखो कितना बड़ा है, लेकिन अब देखो ऐसे याद हो जाएगा। एन मतलब क्यों, क्योंकि एन पोजीशन पे है, फॉर्मिल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो एन फॉर्मिल किस पे ऐड कर रहे हैं, मिथियोनिन पे, और पूरा प्रोडक्ट क्या बना हुआ है, अमीनो एसिड टीआरएनए। एन फॉर्मिल मिथियोनिन अमीनो एसिड टीआरएनए, सही बात है ना। ये हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में। ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हमें जो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया ना। ये हमारा क्या हो गया, ये फाइनली हमारा रिजल्ट हो, सही बात है ना, कोई दिक्कत। ये सब वही कहानी है। अब देखो थोड़ा सा हम लोगों को जो बात करना है ना, आपसे कहा ना कि एक चीज हम लोग जो बात करना है, ये थोड़ा सा बात करना है ना। देखो वैलिन एएमपी वाला पूरा है, वैलिन एएमपी टीआरएन सिंथेसिस ना। तो वैलिन और हमें किसकी बात करना है, आइसोलेशन। ये हमारी क्या हो जाएंगे, दो केसेस हो जाएंगी। चाहे इसको हम लोग अभी बात कर लेंगे, चाहे बाद में, अभी बात कर लेंगे, कल ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल हम लोग क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे, ठीक। ये आपको मैंने ऑलरेडी करा ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत है। तो ये थोड़ा सा हम करा देंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन ना, सेकंड वाला पोर्शन। सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, इनिशिएशन, ठीक है। तो चलिए आज को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, ये देखो फॉर्म ग्रुप वगैरह को हम ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर्म ग्रुप हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सारी चीज देखो यहाँ पे देखो क्या हो गया है, एन फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट प्लस मिथियोनिन, ये सारी चीज कहानी है ना। कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो कल हम लोग इसको खत्म करके कल हम लोग इनिशिएशन वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे ना। पर टाइम को आप लोग ध्यान दीजिए भाई, टाइम को आप ध्यान देते नहीं।